हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरी आरज़ू में खाक हुए एपिसोड 6। तो इंतज़ार नहीं कराते, चलते हैं नावल की तरफ। अबराज यहाँ से वहाँ टहलता चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाइबा से कैसे रब्ता करे। उसे लाइबा से कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं थी जो वो उसकी फ़िक्र में घुलता। वो उसके लिए बस अपने नफ्स की आग बुझाने का एक ज़रिया थी। अभी तक उसे लाइबा के जिस्म तक रसाई हासिल नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो लाइबा को बग़ैर हासिल किए छोड़ना नहीं चाहता था। फ़ोन कॉल्स पर हर हद तो पार कर दी थी, मगर वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। उसे यकीन था कि वो जो कहेगा लाइबा वही करेगी। अर्शमान ने उसकी बेइज्जती की थी और अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए वो लाइबा को निशाना बनाने वाला था, जो उसके लिए सबसे आसान हदफ थी। मगर इसके लिए उसका लाइबा से रब्ता होना ज़रूरी था, जो ना तो फ़ोन ऑन कर रही थी और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही थी। अभी वो गुस्से में चक्कर काट ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन स्क्रीन को देखा, मगर फ़ोन स्क्रीन पर किसी लैंडलाइन का नंबर जगमगा रहा था। उसके माथे पर बल पड़े, मगर फिर भी फ़ोन उठा लिया। हेलो राज़ी, मैं हूँ लाइबा। उसके बोलने से भी पहले दूसरी तरफ से लाइबा की बेचैन सी आवाज़ सुनाई दी, तो उसके होठों पर शातिराना मुस्कुराहट ने बसेरा किया। लाइबा, मेरी जान कैसी हो? पता है कितना परेशान हूँ मैं। कहाँ हो तुम? यूँ क्यों नहीं आ रही? लहजे में मसनूई फ़िक्र और मोहब्बत समोए वो लाइबा पर जता रहा था कि वो उसके लिए परेशान है और उससे मोहब्बत करता है। मैं ठीक हूँ राज़ी, भाई ने मुझसे फ़ोन छीन लिया है और घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अभी घर के फ़ोन से बात कर रही हूँ, लाइबा ने आंसू बहाते उसे बताया था। उसे अबराज अपना सबसे बड़ा हमदर्द और अपने घर वाले अपने दुश्मन लग रहे थे। यही तो अलमिया है आज के माशरे में रहती लड़कियों का। 4 दिन की मोहब्बत में डूबकर वो अपने माँ बाप की सालों की मोहब्बत, तरबियत और शफ़क़त को भूलकर उनकी इज़्ज़त को अपने कदमों तले रौंद जाती हैं। उन्हें सिर्फ अपना महबूब सच्चा और अच्छा लगता है। ऐसे में माँ बाप के उनकी भलाई की खातिर लिए गए फ़ैसले को वो गलत समझती हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि जहाँ आज तक उन्होंने उनकी भलाई चाही है, तो फिर अब वो उनके लिए कोई गलत फ़ैसला क्यों करेंगे। अगर सब लड़कियाँ ये सोचें तो कभी किसी माँ बाप की रातों की नींद ना हराम हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मेरी जान, बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। कहीं तुम्हारे घर वाले अपनी नाम नहाद इज़्ज़त की खातिर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दें। अबराज ने जाल बिछाया था और लाइबा सुकून से उसके जाल में फंस गई थी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है राज़ी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे ये शादी नहीं करनी, लाइबा ने भीगे लहजे में कहा था, ये जाने बगैर कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला करने जा रही है। मेरे साथ भाग चलो लाइबा, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। अबराज ने रूहान से होते कहा तो एक पल को लाइबा चुप रह गई। जो भी था, मगर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसे लगता था कि उसके घर वाले सुकून से उसकी शादी अबराज से करने को राज़ी हो जाएंगे, मगर अब जब अबराज ने ऐसा कहा तो वो सोच में पड़ गई थी और फिर उसने फ़ैसला ले लिया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ राज़ी, और तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम निकाह कर लेंगे। लाइबा ने प्लान तरतीब देते कहा तो अबराज खबीसाना से अंदाज में मुस्कराया था। कल नहीं जान, जिस दिन तुम्हारी बारात होगी उस दिन। तब तक तुम घर वालों को ऐसा फ़ील कर पाओ जैसे तुम खुश हो और राज़ी भी। अबराज ने उसे हिदायत की थी। बारात वाले दिन बहन घर से गायब होती तो अर्शमान और उसके घर वालों की ज़्यादा बदनामी होती और यूं अबराज का बदला भी पूरा हो जाता। मगर ऐसे तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती, लाइबा ने परेशानी से कहा तो अबराज ने दांत पीसे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारे घर वालों को तुम पर फिर से यकीन आ जाए और तुम्हें घर से निकलने में कोई परेशानी ना हो। बाकी आगे तुम जैसे कहो। अबराज ने अपनी चाल चलते बॉल उसके कोट में फेंकी। ठीक है, मेरी बारात वाले दिन ही सही, मैं तुम्हें डेट और टाइम सेंड कर दूंगी जैसे ही फ़ोन मिला, और हम उसी दिन निकाह कर लेंगे, लाइबा ने राज़ी होते कहा था। सच ही को तो कहा था अबराज ने कि अगर उसके घर वालों को शक हो जाता तो वो उसकी हर कोशिश नाकाम बना देते और उसे अफराज याब से ही शादी करनी पड़ती,
जो वह हरगिज़ नहीं चाहती थी। वह अबराज के कहे के मुताबिक अमल करने पर राज़ी हो गई थी, ये जाने बगैर कि अपनी डोली की जगह उसके माँ बाप की इज्जत का जनाजा उठने वाला था। ठीक है, अबराज ने हामी भरी तो वो जल्दी से फ़ोन रखकर अपने कमरे में चली गई थी कि कहीं कोई आ ना जाए। शादी की सारी तैयारियां दोनों जाने मुकम्मल हो गई थीं और फिर शादी का वक्त भी आन पहुंचा था। आज दोनों जोड़ों की मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन नहीं रखा गया था, जो कि दोनों घरों की मुश्तरका रजामंदी से हुआ था। मुराद हाउस में इस वक्त बेइंतहा चहल पहल थी। मुराद साहब के सारे ख़ानदान वाले अफराज साहब की शादी में शिरकत करने आए थे, बल्कि ये कहना दुरुस्त था कि इरहा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए थे। अफराज साहब ने अपने नाम निहाद रिश्तेदारों को बुलाने से मना किया था, मगर फौजिया खातून उसे ये कहकर सख्ती से रद्द कर गई थीं कि इरहा की वजह से वो अपने ख़ानदान से कटकर नहीं रह सकते। अफराज साहब उनकी बात पर चुप रह गया था कि जितनी भी ज़िद करता, मगर उसकी बात पर वो कान नहीं धरने वाले थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। घर में मज़ीद मुलाजमीन को बुला लिया गया था कि मरियम बेगम अकेले ये सब संभाल ना पाती, और इरहा का तो वैसे ही फौजिया खातून ने किचन में जाना और घर के किसी काम को हाथ लगाना ममनू करार दे रखा था। उन्हें इरहा से कराहियत महसूस होती थी, हालांकि वो उनका अपना खून और उनके अपने बेटे के वजूद का हिस्सा थी। कहते हैं असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, मगर जहाँ ये मिसाल मिरहा और अफरासियाब के मामले में बिल्कुल दुरुस्त थी, वहीं इरहा मुराद के मामले में ये मिसाल गलत साबित हुई थी। इरहा अपने कमरे में थी और उसके कमरे में कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि उसकी कज़न्स भी नहीं। वो उसे पसंद नहीं करती थीं, तभी बचपन से उसके करीब भी नहीं भटकती थीं। हाँ, अलबत्ता मिरहा से उनकी बहुत दोस्ती थी, तो इस वक्त वो मिरहा के कमरे में मौजूद थीं और उसे तैयार होने में मदद दे रही थीं। मिरहा ने कितनी ही बार इरहा को बुलाने को कहा था, मगर किसी ने उसकी बात पर कान न धरा था और वो अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। अफरासियाब ने ज़िद करके इरहा को शादी में शिरकत करने की इजाज़त दिलवा दी थी। पहले तो मुराद साहब दो टोक इनकार कर चुके थे कि मेहमानों के जाने तक वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी, मगर जब अफरासियाब ने कहा कि इरहा के मौजूद ना होने पर वो अफरासियाब और इरहा के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे अगर उन्होंने पूछा तो मुराद साहब ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो उनको खुद संभाल लेंगे, वो इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो। उनके इनकार पर अफरासियाब ने उन्हें अपना फ़ैसला सुनाया था कि वो शादी से इनकार कर देगा अगर इरहा ने शादी में शिरकत ना की तो फिर जिसको मर्ज़ी वो दूल्हा बना कर ले जाए। मुराद साहब उसकी ज़िद के सामने हार मान गए थे और उन्होंने इरहा को शादी में शिरकत की इजाज़त दे दी थी। अफरासियाब ने इरहा की सारी शॉपिंग खुद की थी और उसे सारी शॉपिंग पसंद भी बहुत आई थी। मिरहा को तैयार किया जा चुका था और कुछ लड़कियां उसे बाहर लॉन्च में ले आई थीं, जहां गाँव तकिए लगाकर लड़कियों के बैठने की जगह बनाई गई थी, जबकि एक तरफ लकड़ी का खूबसूरत सा झूला सजा कर रखा गया था, जिसको गुलाब और मोतिये के फूलों से सजाया हुआ था। मिरहा को झूले पर बिठाया गया तो उसने इरहा की तलाश में इर्द गिर्द नज़रें घुमाईं, जो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। इरम, रिया को भी बुला कर लाओ, कहाँ है वो? मिरहा ने अपनी कज़न इरम को कहा था। अपने कमरे में होगी, और कहाँ जाना है उसने? मुँह बसोरते वो कहती हुई उठी और इरहा को बुलाने उसके कमरे की जाने बढ़ी। जानती थी जब तक इरहा यहाँ ना आई तब तक मिरहा को सुकून भी नहीं आएगा। वो इरहा के कमरे के बाहर पहुँची तो दरवाज़ा लॉक था। इरहा, जल्दी से बाहर आओ, मीनू बुला रही है तुम्हें। इतना कहकर वो ये जा वो जा। मिरहा अपने सामने गद्दों पर बैठी लड़कियों को गीत गाता देख रही थी, जो ढोलकी की थाप पर माहिए और टप्पे गा रही थीं। अभी वो उन्हीं को देख रही थी जब उसकी निगाह सीढ़ियों की जानिब उठी और फिर एक भरपूर मुस्कुराहट ने उसके होठों का बसेरा किया था। बड़ी बड़ी भूरी शराबी आंखों में काजल लगाए, हल्का फुल्का मेकअप किए, लबों को हल्के गुलाबी रंग के लिप ग्लॉस से रंगे, दमकता गोरा और गुलाबी चेहरा लिए वो गुलाबी और पीले रंग का लहंगा जेबतन किए हुए थी। पाँव में पीले रंग का मोतियों और तिल्ले वाला खुस्सा पहन रखा था। दुपट्टे को पीछे से गुजार कर दोनों बाजों में अटका रखा था, जबकि बालों की बाईं तरफ से मांग निकाल कर फ्रंट रोल बनाया हुआ था, जिसके दरमियान में खूबसूरत सी बिंदिया लटक रही थी। बिंदिया के दरमियान में एक सिक्के से थोड़ा बड़ा आईना फिट था और इर्द गिर्द मोती लगे हुए थे।
जेवर के नाम पर उसने बस यही एक बिंदिया पहनी थी। इसके अलावा उसके नाक, कान, गले और बाजू तक खाली थे। खुले सिल्की स्ट्रेट बाल उसके दाएं कंधे पर सामने की तरफ पड़े हुए थे, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। लहंगे की कुर्ती के बाजू पूरे थे, जो चूड़ीदार थे, जिसमें से उसके सादा नरम हाथ झाँक रहे थे। उसने मेहंदी नहीं लगाई थी, ना ही उसका इरादा था। लहंगे को दोनों तरफ से थामे वो सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतरती इस वक्त कोई अप्सरा लग रही थी। उसका हुस्न मुकम्मल था, मगर वो मुकम्मल होके भी मुकम्मल नहीं थी। वो अधूरी थी, और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख और कड़वी हकीकत थी। लड़कियों और ख़वातीन की नज़रें उसकी तरफ उठी तो उठी रह गईं। कुछ नज़रों में उसके लिए अफसोस था, कुछ की नज़रों में उसके मुकम्मल हुस्न के लिए हसद, और कुछ की नज़रों में उसके लिए सिर्फ कराहत थी। वहाँ मौजूद उसके हुस्न से हसद करने वालों के दिलों में उसकी ज़ात की हकीकत से आशनाई पर कुछ सुकून था। खुदा ने हुस्न तो दिया, मगर क्या फ़ायदा। मिरहा की तरफ बढ़ते उसके कदम इस आवाज़ पर रुके थे। क्या था जो खुदाई से वो सब कुछ देता जो एक औरत को मुकम्मल करता है। एक तरहम भरी आवाज़ फिर उसकी समातों से टकराई थी, और उसके कदम मन मन भर के होते मिरहा की जानिब उठे थे। काश ये मुकम्मल होती तो मेरी बहू बनती। एक हसरत भरी आवाज़ उसकी हसरतों में शामिल हुई थी। होठों पर मुस्कुराहट और हलक में आंसुओं का गोला लिए वो किस हौसले से चल रही थी, ये सिर्फ उसका खुदा जानता था। जिस फितरत पर पैदा हुई है वो जाहिर तो करेगी ना। आज नहीं तो कल ये मुराद की नाक कटवा कर छोड़ेगी। एक और आवाज़ उसका दिल चीर गई थी। इससे पहले कि वो जब्त होती, मिरहा अपनी जगह से उठती उसके करीब आई थी। बहुत 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 प्यारी लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। उसकी थोड़ी पर चमकते सियाह तिल को देखते मिरहा ने मोहब्बत से कहा था। आज पहली बार वो यूं तैयार हुई थी, वो भी सिर्फ मिरहा के लिए, क्योंकि मिरहा ने उसे कहा था कि उसे इससे इरहा मुराद खिले हुए गुलाब की तरह तरोताज़ा चाहिए। हाँ, चांद की तरह दागदार, इरहा ने अजियत से सोचा था। तुम मुझसे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, बिल्कुल गुलाब के जैसे, इरहा ने अपने सामने खड़े अपने अक्स को देखकर कहा था। हरे और माल्टे रंग के खूबसूरत घेरदार लहंगे में वो तीखी नाक वाली मिरहा मुराद बहुत प्यारी लग रही थी। लाइट सा मेकअप किए, कलाइयों में गुलाब और मोतिये के गजरे, कानों और गले में गुलाब के ही फूलों का जेवर पहने, रेड कलर की लिपस्टिक से लबों को मुज़य्यन किए वो बहुत हसीन लग रही थी। गोरे और गुलाबी मुखड़े पर हया की लाली थी, जबकि भूरी आँखें मोहब्बत पा लेने की खुशी में जगमगा रही थीं। लबों पर अलोही सी मुस्कुराहट सजी हुई थी, जो उसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रही थी। इरहा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारते उसकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। अब चलो बैठो, वहाँ मेहंदी भी लगनी है ना अभी। इरहा ने उसे वापस झूले पर बिठाते हुए मेहंदी वाली की तरफ इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गई। मेहंदी वाली अब उसके हाथों और कलाइयों में मेहंदी लगा रही थी। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगी मीरू, इरहा ने कहते ही ढोलकी वाली के साथ निशित संभाली थी और उसे ढोलकी बजाने का कहते खुद गाना शुरू किया। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। वो मिरहा के मनमोहने रूप को देखते हुए बहुत रिदम से गा रही थी। उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर सभी लोग अब इर्द गिर्द खड़े उसे सुनने लगे थे, जबकि कुछ लड़कियों ने डांस करना शुरू कर दिया था। मिरहा मोहब्बत से उसे देख रही थी। वो पहली दफ़ा यूं सबके सामने गा रही थी, और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए, वरना वो किसी के सामने गुनगुनाती भी ना थी। ओ हरियाली बन्नो, ले जाएं तुझको गोइयाँ, आने वाले हैं सैयाँ, थामेंगे आके बैयाँ, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहें सखियाँ अब कलियाँ, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। मिरहा ने गाना बंद किया तो सबने तालियां बजाते उसे दाद दी थी। वो उठने लगी तो किसी खातून ने उसका कंधा पकड़कर फिर नीचे बिठाया था कि और गाए, जबकि एक तरफ बैठी फौजिया खातून हकारत से उसे देख रही थी। उसका मनमोहना रूप भी उनका दिल मोम नहीं कर पाया था। मरियम बेगम अभी किचन में थी, तभी उन्होंने अभी अपनी बेटियों का ये रूप नहीं देखा था। सब मर्दों के बैठने का इंतज़ाम लॉन में किया गया था, तभी लाउंज में कोई नज़र नहीं आ रहा था।
लॉन में ही अफराद से आपकी मेहंदी की रस्म जारी थी, जिसमें मर्द हजरात ही शिरकत कर रहे थे कि सारी खवातीन तो मिरहा की मेहंदी में मसरूफ़ थीं। आई मेहंदी की ये रात, लाई खुशियों की बारात। इरहा एक बार फिर गाना गाने लगी थी, जबकि अब गानों की आवाज़ सुनकर मरियम बेगम भी कमरे से बाहर निकल आई थीं। जैसे ही उनकी नज़र सजी सवरी इरहा पर पड़ी, उनका दिल खून के आंसू रोया था। ये हुस्न, ये नज़ाकत किसी काम की नहीं थी। उन्हें तो इरहा की खूबसूरती से खौफ आने लगा था कि उनका बस चलता तो वो उसे एक कमरे में बंद करके चाबी किसी कुएं में फेंक आती। उनकी आंखें नम हुई थीं, जबकि इरहा की तरफ बढ़ते कदम बोझल हो चुके थे। ये लो, आज गाना शुरू किया है, कल नाचने भी लगेगी। अपने बाएं जानिब से उभरती आवाज़ पर मरियम बेगम के कदम जंजीर हुए थे। हाँ भाई, फितरत कहाँ बदलती है। एक दूसरी आवाज़ ने उनके दिल को चीरा था। उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते वो इरहा की जानिब बढ़ गई थीं। ये फ़िक्रें सुनते सुनते उन्हें अब आदत हो गई थी। वो लोगों की जहनियत और सोच तो नहीं बदल सकती थीं, तभी चुप कर जाती थीं। मेरी बच्ची। मरियम बेगम उसके करीब पहुंची तो वो उठ खड़ी हुई। मरियम बेगम उसका माथा, गाल, थोड़ी और हाथ चूमती उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दे रही थीं। उनका बस न चल रहा था कि उसे अपनी ममता भरे परों में छुपा लें। बस कर दो, इस मनहूस को किसकी नज़र लगनी है जो यूं उससे चिमटे जा रही हो। फौजिया खातून, जो कब से उनके मोहब्बत भरे मज़ाहिरे देख रही थीं, चटक कर बोलीं। कई ख़वातीन की दबी दबी हंसी की आवाज़ उभरी थी। इरहा ने एक शिकवा किनारे का उनकी तरफ उछाली, मगर वो नज़रें फेर गईं। मीरू मुझसे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है मामा। उसने उनका ध्यान मिरहा की तरफ करवाया तो वो सर हिलाती उससे लिए मिरहा की जाने बढ़ीं। मिरहा को भी वैसे ही प्यार किया जैसे इरहा को किया था। मेरी दोनों परियां खुश रहें हमेशा। मरियम बेगम ने उनकी दायमी खुशियों पर दुआ की तो वो दोनों नम आँखों से मुस्कुरा गईं। तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी? मिरहा ने इरहा के सूने हाथ देखकर पूछा। नहीं, मुझे नहीं पसंद, इरहा ने धीमे से कहते नफ़ी में सर हिलाया था। अब वो उसे क्या बताती कि जब उसकी किस्मत में खुशियों के रंग ही नहीं थे तो मेहंदी के रंग को अपनी हथेली पर सजाकर क्या करती। मिरहा चुप कर गई थी। कुछ देर बाद मिरहा की रस्म की जाने लगी थी। सब खवातीन और लड़कियां बारी बारी उसे मिठाई खिलाती और उसके कानों में मायने खेस कर सरगोशियाँ करती, उठ जाती। वो सुर्ख होता चेहरा झुकाए शर्मीली मुस्कुराहट जब्त करने में हलकान हो रही थी। इरहा भी रस्म करना चाहती थी, मगर उससे पहले ही फौजिया खातून ने उसे सख्ती से डांट दिया कि वो अपनी नहुसत के साए अपनी पोती पर नहीं पड़ने देना चाहती। वो दिल महसूस कर पीछे हट गई थी और मिरहा के बार बार कहने पर भी फिर उसने मिरहा को मेहंदी नहीं लगाई थी। मिरहा उस सब में मसरूफ़ हो गई थी। सब लोग उसके गिर्द झुरमट बनाए उससे बातें करने के साथ साथ तस्वीरें बना रहे थे। इरहा ने भी अपने फ़ोन में उसकी कुछ तस्वीरें बना ली थीं। सबको मसरूफ़ देखकर इरहा अपने कमरे में जाने लगी थी जब उसकी नज़र सीढ़ियों के पास खड़े मुराद साहब पर पड़ी। वो मिरहा को देख रहे थे और उनकी आंखें नम थीं। इरहा के दिल में हुक उठी थी। बाबा, इरहा ने उनके करीब पहुंचकर भीगे लहजे में पुकारा तो वो खाली नज़रों से उसे देखने लगे। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। इरहा के लहजे में बेबसी थी। बेटी होती तो मिरहा की तरह मेरे जिगर का टुकड़ा होती। उनके लहजे की काट उसे अंदर तक छलनी कर गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? उसने अज़ियत से सवाल किया था, जिस पर वो नज़र चुरा गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास मौजूद था, मगर उससे वो अपनी ही नज़रों में छोटे हो जाते। मैंने तो खुदा से नहीं कहा था कि मुझे ऐसा बनाए। मैंने अपनी किस्मत खुद तो नहीं लिखी थी ना ही खुदा से कहा था कि मेरी हर ख्वाहिश को हसरत में बदल दे। मेरा कसूर कहाँ निकलता है बाबा? मैं भी आपके वजूद का हिस्सा हूँ, और कोई अपने ही वजूद के हिस्से से नफ़रत कैसे कर सकता है? वो 20 साल लड़की आज पहली बार यूं उनके सामने सरापा सवाल बनी खड़ी थी। शायद उसे आज अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। वो सख्ती से डपट कर मुड़े थे जब उसके लफ्ज़ों पर उनके कदम साकत हुए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक हूँ, उसकी मुसव्वरी हूँ, और वो मेरा मुसव्विर। आप मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे हकारत से देखते हैं। इसका मतलब है कि
आप अपने अल्लाह यानी उस मुसव्विर की मुसव्वरी पर शक करते हैं जिसने मुझे और आपको बनाया। क़यामत वाले दिन मैं खुदा से सवाल करूँगी कि मुझे ऐसा कमज़ोर बाप क्यों दिया जो मेरे वजूद को बोझ समझता था। उस दिन मैं आपसे पूछूंगी कि इस सब में मेरा कसूर कैसे है, और तब आपको जवाब देना पड़ेगा। भीगे लहजे नम आँखों से कहती वो रुकी नहीं थी, बल्कि लहंगा थामे सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई थी। उसके लफ्ज़ों की सख्ती का असर था या खुदा का खौफ, मगर उनका दिल ज़रूर काँपा था। एक पल को रुक कर ऊपर जाती सीढ़ियों को देखा और फिर मेरा की जाने बढ़ गए। अपने कमरे में आकर इरहा ने कपड़े तब्दील किए थे। सारा मेकअप उतार कर वो फ्रेश होने के बाद बेड पर आकर चितलेट गई थी। दिल रखती हूँ और दिल में जज्बात भी। मुझे तकलीफ़ भी होती है क्योंकि इंसान हूँ मैं। सबकी नफ़रत बर्दाश्त की है, तरहम भरी, हसद भरी, हकारत भरी नज़रें भी सही हैं, मगर फिर भी इस दिल ने आपसे मोहब्बत करने की गलती की है अर्शमान जिलानी। वो मोहब्बत जो मेरी किस्मत में नहीं, जिस पे सिर्फ मेरा मुराद का हक़ है, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को चाहकर भी पा नहीं सकती और उसे उसकी मोहब्बत ना मिले ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ आपको इस चेहरे से मोहब्बत है, और शायद ये भी खुदा की हिकमत अमली है कि आपकी होने वाली बीवी भी उसी चेहरे की मालिक है जिससे आपको मोहब्बत है। जानती हूँ मुझसे नफ़रत करेंगे ये जानकर कि मैंने आपको धोखा दिया, मगर ये भी जानती हूँ कि आपको मेरी हकीकत जानकर मुझसे मज़ीद नफ़रत हो जाएगी, और वो जो आपके दिल में मेरी मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत इस नफ़रत के लबादे में छुप जाएगी। आप मेरे हक़ के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, मुझे यकीन है। खुद से बोलती वो कोई दीवानी मालूम हो रही थी। रज्जगों का नतीजा था कि अब उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के से हल्के नुमायाँ हो रहे थे। जैसा माहौल मुराद हाउस में था, तकरीबन वैसा ही माहौल जिलानी हाउस में भी था। सारे घर को गेंदे के फूलों और टमटमाती लाइटों से सजाया गया था। ऐसे में हॉल के वस्त में एक जानिब लाइबा तो दूसरी जानिब अर्शमान की मेहंदी की जा रही थी। वो सब नहीं जानते थे कि एक ही दिन में ऐसी क्या काया पलट हुई जो लाइबा बगैर चूँ चरा किए खुशी खुशी खुद में मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होकर आ गई थी। हर तरफ रौनकें और चहल पहल उरूज पर थी। लाइबा पीले रंग के शरारे में मलबूस थी। मेकअप और फूलों की जेवरात ने उसे हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। घर में से सिर्फ लाइबा की रंगत ही बहुत ज़्यादा गोरी थी, जबकि बाकी तीनों बहन भाइयों की रंगत अपनी माँ यानी रज़िया बेगम की तरह हल्की गंदमी थी, मगर यही रंगत उन्हें बहुत दिलकश भी बनाती थी। जबकि लाइबा की रंगत अल्ताफ़ साहब जैसी थी। सब बारी बारी लाइबा की रस्म कर रहे थे। जबकि अर्शमान अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। उसके कज़न्स और ऑफिस के कुछ कोलीग्स उससे बातों में मसरूफ़ थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ और हरे रंग की बास्केट में वो बहुत वजीर लग रहा था। दिल की खुशी छुपाए न छुप रही थी। रज़िया बेगम और अल्ताफ़ साहब अपने बच्चों को खुश देख देख कर खुश हो रहे थे। नीचे अपनी कज़न्स के साथ ढोलकी की थाप के संग गाने गाती और खुशियाँ मनाती शान से आने वाले वक्त से बेनियाज मगन सी थी और भरपूर एंजॉय कर रही थी। लाइबा ने सबके चेहरों पर खुशी देखते एक बार फिर अपने फैसले पर नज़रसानी की थी। अगर वो कल अपनी शादी के दिन भाग जाती तो पीछे उसके घर वाले किस किस को जवाब देते? क्या इज्जत रह जाती उनकी? न सिर्फ उसकी शादी टूटती बल्कि अर्शमान की भी शादी टूट जाती। उसके बाप के कंधे झुक जाते और वो फिर कभी किसी से नज़र मिलाकर बात करने के काबिल ना रहते। लाइबा का दिमाग ताने बाने बुन रहा था, जबकि नज़रें सबके हंसे मुस्कुराते चेहरों पर जमी थी। मगर इन सब की वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दूर हुई। अगर अर्श भाई चाहते तो जैसे उन्होंने अपनी पसंद से शादी की वैसे ही मेरी भी शादी मेरी मर्ज़ी से करवाते, मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मर्द हैं और मैं औरत, मेरी क्यों मानी जाएगी? मैं औरत हूँ तो मुझे दबा कर रखना है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है तो मैं भी अपनी मर्ज़ी करूँगी। मुझे भी हक़ है अपनी मर्ज़ी के हमसफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारने का। लाइबा के दिल ने दिमाग की हर तावील रद्द करते उसे नया पाठ पढ़ाया था जिसे वो रट चुकी थी।
वो अपने भाई की ज़िद में आ गई थी कि अगर अर्शमान अपनी मर्ज़ी कर सकता है तो वो भी कर सकती है, चाहे फिर तरीका कोई भी हो। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई थी। उसने कुछ देर बाद थकावट का इजहार करते शांति को उसे कमरे में ले जाने को कहा था और फिर शान से उसे कमरे में ले गई थी। अपने दोस्तों से फारिग होकर उसने शानजे से मेरहा का नंबर मांगा था, जो उसने ये कहकर देने से इनकार किया था कि अब वो एक ही बार कल उससे मिलेगा। फिर अर्शमान की तरल्लों पर शानजे ने मेरहा से उसकी कुछ तस्वीरें मंगवा कर अर्शमान के नंबर पर सेंड की थीं। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। मेहंदी की रस्में मुकम्मल होने के बाद सभी लोग आराम करने चले गए थे। वो इस वक्त बैठा अपने मोबाइल पर मेरहा की तस्वीरें देख रहा था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आज फिर उसकी थोड़ी से उसका तिल गायब था। कभी होता कभी नहीं होता। उसने तो उसे बताया था ना कि उसे उसका तिल पसंद है, तो वो क्यों छुपा देती थी। बगैर तिल के वो उसे हमेशा अजनबी सी लगती थी। चाहूँ तो आज भी आ सकता हूँ, मगर सिर्फ एक रात की बात है, फिर तुम मेरे पास मेरे साथ होगी। खुदा का शुक्र है जिसने बगैर किसी आजमाइश के मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दी। अर्शमान ने उंगली से फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगाती उसकी तस्वीर को छू कर खुदा का शुक्र अदा किया था, ये जाने बगैर कि आजमाइश तो अब शुरू होने वाली है। रात गुजरी तो दिन की रोशनी हर सू फैल गई। नया दिन नए फैसले लेकर तुलू हुआ था। वो फैसले जो लौहे तकदीर पर लिख दिए गए थे और अब उनका मुकम्मल होना बाकी था। घर में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। सारा दिन मेरहा ने आराम किया था कि फंक्शन रात का था। सभी मेहमान सारा दिन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहे थे, जबकि अफरासियाब और मुराद साहब ने बाकी सारे इंतजामात देखे थे। अफरासियाब का एक कज़न भी उनके साथ ही था। सभी लोग शाम 5 बजे हॉल की तरफ रवाना हुए थे। मेरहा के लिए ब्यूटिशियन को हॉल में ही बुलवा लिया गया था। इरहा उसके साथ साथ ही थी कि उसे बाकी सब में जाना, उनकी नज़रों का सामना करना मुश्किल लगता था। जितनी भी बेनियाजी का मुजाहरा करती, मगर सच तो ये था कि उसे सबका रवैया तकलीफ़ देता था। उसे वो सब लोग बेरहम लगते थे जो उसे बेकसूर होते हुए भी सज़ा देते थे। वो मेरहा के पास ही बैठी हुई थी, जो इस वक्त सुर्ख रंग के भारी कामदार लहंगे में मलबूस थी। ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी। जब इरहा की नज़रें ब्यूटिशियन के हाथों के साथ रक्स करती, उसकी महारत देख रही थी। अभी वो मिरहा को देखने में मगन थी जब अचानक ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खुला और उनकी कज़न सोनिया अंदर दाखिल हुई, जो अभी 16 साल की थी। बारात आ गई आपी, सोनिया ने आते ही चहककर कहा तो मिरहा के होठों को मुस्कुराहट ने छुआ, जबकि इरहा भी मुस्कुराई। आप लोग जाकर बारात का वेलकम करो, मीरू तैयार हो रही है ना? इरहा ने उसे नरमी से कहा तो वो सर हिलाती फिर से बाहर भाग गई। आप तो दुल्हन की बहन हैं और बहनें तो बहुत रस्में करती हैं, जैसे रास्ता रुकवाई वगैरह, तो क्या आप वेलकम के लिए नहीं जाएंगी? ब्यूटिशियन ने उसके खूबसूरत मुखड़े को देखकर पूछा था, जो घर पर ही तैयार हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सवाल पर इरहा के दिल में हुक उठी थी। उसे शादी में शिरकत के लिए इजाज़त मिल गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। कुचा कि वो रस्मों में शिरकत करती, मगर ये सब वो ब्यूटिशियन को नहीं बता सकती थी, जो उन दोनों हसीनाओं को देख देख कर बार बार उनकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रही थी। मेरी रिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत है। वैसे भी अब तो मैं हमेशा के लिए पराई हो जाऊंगी, तभी मेरी बहन मेरे पास है। जवाब मिरहा ने दिया था और इरहा को लगा उसकी मुश्किल आसान हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों का प्यार यूं ही कायम रखे, ब्यूटिशियन ने कहते अपने हाथों की स्पीड बढ़ाई थी। मिरहा फिर से आंखें बंद कर गई थी, जबकि इरहा अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखती, न जाने क्या तलाश कर रही थी। शायद अपनी खुशियाँ। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो हमें अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कहानी अब क्या रुख इख्तियार करने वाली है। आखिर कमल अकरम इसका क्या ट्विस्ट लाने वाली हैं, और आपको क्या लगता है कि अर्शमान जो है, क्या वो इरहा की हकीकत को पहचान जाएगा, और लाइबा वो क्या फ़ैसला करेगी? इन सब चीज़ों के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा न्यू एपिसोड का, जो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।